नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रदेश सरकार ने इस बार मॉनसून सत्र में एक बड़ा फैसला लिया है और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं जैसे ही विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद प्रदेश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे सरकार का सही फैसला बता रहे हैं तो कई इसके विरोध में भी आ गए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे गणेश गोदियाल ने बढ़े हुए वेतन को लेने से इंकार कर दिया है। प्रदेश में जितने पूर्व विधायक और मंत्री हैं, उन्हें भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलने जा रहा है और इसी को देखते हुए गणेश गोदियाल ने बढ़ोतरी को लेने से मना कर दिया है। गणेश गोदियाल के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रदेश है जो इस समय आपदा से जूझ रहा है, ऐसे में विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, यह कतई सही नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब अन्य विधायक या पूर्व विधायक ही दे सकते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल जी की मैं सराहना करना चाहूँगी। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे वाकई प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और कहीं ना कहीं एक संवेदनशील बयान है कि आपदा वाले प्रदेश में और जहां इतनी दिक्कतें प्रदेश को हों, जहां वित्तीय संकट से प्रदेश जूझ रहा हो, जहां राजस्व उतना ना प्राप्त हो रहा हो जितना टारगेट रखा जाए, तो ऐसे में विधायकों की और पूर्व विधायकों की लगातार हर 6 महीने में जिस तरह से वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, वो जनता की आंखों में अखरता है कि आपके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास संविदा कर्मियों को समायोजित करने का पैसा नहीं है, उनको नियमित करने का पैसा नहीं है और लगातार आप महानुभावों के वेतन भत्ते बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं जनता में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस नहीं था और उसी के मद्देनज़र जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए जिस तरह से गोदियाल जी ने ये बात सामने रखी है, तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ। गैरसैंण में संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक हरीश धामी अपने ही विधायकों से खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को आपदा को लेकर बोलने का मौका मिला, वहीं इस दौरान हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर यह सवाल खड़े कर दिए कि उन्हें आपदा के मुद्दे में सही से बोलने नहीं दिया गया और वह नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अपने कुछ विधायकों से भी नाराज नजर आए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से जब यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो यह गलत है और आदमी कभी भावपूर्वक अपनी बात को ऐसे ही रख देता है। लेकिन अब मेरा यह कहना है कि हमें अपने विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए और आगे की रणनीति पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बोलने का बहुत कम समय दिया। जब उनको बोलने का अवसर नहीं मिला तो क्या नाम है, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन हम उसको अन्यथा नहीं लेते हैं। कई बार भावावेश जो है आदमी कह देता है। वो हमारे बहुत सीनियर आदमी है, समझते हैं सब हर परिस्थिति को। और मैं तो विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से आपदा पर मात्र 30 मिनट का समय दिया, मैं ऐसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो नेता प्रतिपक्ष से चाहूँगा कि वो तत्काल प्रभाव से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक बुलाएं और आगे की भविष्य की रणनीति हम तय करें। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से सदन के अंदर बार बार जो है कांग्रेस को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हमको मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। सहयोगी योगेश सेमवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, आखिर यह भावनात्मक पीड़ा है, प्रतिक्रिया है या फिर पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी कलह है? क्योंकि हरीश धामी साहब ने अब अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले में आपका अपडेट क्या है? फिलहाल अगर बात करें तो हरीश धामी समय समय पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ही खासी असमंजस में फंस जा रही है। उनके कई सारे बयान इस समय आए हैं। खुद सदन में उन्होंने अभी अगर बात करें, जब सदन चल रहा था तो शिक्षा मंत्री बोल रहे थे और शिक्षा मंत्री ने बोलते बोलते कहा कि हमने ये किया है, तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, ये पूर्व में सरकार ने ही कर दिया था और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसी की भी हो। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मैं जनता के लिए काम करता हूँ, ये सीधे उन्होंने कहा था। और ऐसे ही बयान उनके लगातार आ रहे हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि काफी जो है
वो बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो सीधे उनके बयान रहते हैं। फिर अभी जब सदन चल रहा था तो सदन में आपदा को लेकर जैसे बयान जो है वो चल रहे थे, अपनी अपनी बातों को सभी रख रहे थे और हरीश धामी को बहुत कम समय मिला, इससे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इतना कम समय मुझे क्यों मिला। उनका सीधा कहना था कि इतना समय कम मिला और नेता प्रतिपक्ष ने कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि आधे घंटे का लगभग उनको समय मिला था। और जब हमने यही बात प्रीतम सिंह से पूछी तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल समय तो उनको जरूर मिलना चाहिए था, फिलहाल बातचीत हमें करनी चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए कि आखिर हमारा फ्यूचर में हम क्या चीज हमें करना है, किस तरह से हमें करना है। यानी कि क्योंकि सबसे वरिष्ठ विधायक में से एक है प्रीतम सिंह और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रहने की वजह से उन्हें कई चीजों का मतलब पता है उन्हें कि किस तरह से पूरी कार्रवाई चलती है। विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने बचाव भी किया उन्होंने हरीश धामी का और ये भी कह दिया कि उनकी बात को सुनना चाहिए। कांग्रेस भी किसी चीज को हल्के में नहीं ले रही है, मतलब किसी भी तरह की जो कला है एटलीस्ट इतना अच्छा है कि वो एड्रेस करना चाह रही है। लेकिन रहा जहां तक समय की बात रही योगेश, समय तो विधानसभा अध्यक्ष के भी प्रेरोगेटिव में होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। ऐसे में जो हरीश धामी साहब की असमंजस वो भी प्रकट कर रहे हैं, क्या एवरीथिंग इज ऑल राइट विद इन कांग्रेस या फिर इसी को सोचने के लिए कहा जा रहा है कि एक विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए? नहीं, कांग्रेस में सब कुछ ऑल राइट है कि नहीं है ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। खासतौर पर अगर मैं उत्तराखंड कांग्रेस की बात करूं तो उत्तराखंड कांग्रेस में बहुत स्थिति ऐसी रहती है कि किसी को नहीं पता कि किसके साथ अच्छा चल रहा है, किसके साथ खराब चल रहा है, किसी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आती है। और बयान तो लगातार सामने आते रहते हैं। अब जिस तरह से ये बयान भी आया है, अब देखना होगा कि भले ही ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके विवेक में है कि वो किसे कितना समय दे रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी मांग जरूर करते, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी अगर सदन के नेता की बात करें जो मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष होता है। यानी कि इतना पावरफुल होता है नेता प्रतिपक्ष कि वो आग्रह कर सकता है कि हमें और समय चाहिए। तो अब हरीश धामी की जो ये नाराजगी आई है वो देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके साथ दोबारा बातचीत करेंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। जी हां, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, जबकि बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। पार्टी का कोई कितना भी पुराना सदस्य हो, एक समय के बाद उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत आजकल कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं वो लगभग हमारे समाप्ति की ओर। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलों की कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे। सहयोगी योगेश सोमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, ये जो बात है ना लगातार होते रहती है, लोकतांत्रिक पार्टी वर्सेस पारिवारिक पार्टी, इसके एक के बाद एक नए चैप्टर शुरू होते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान क्या मायने रखता है और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से ये बयान सामने आया है एक बड़ा बयान है और हमेशा से ये सब चीज चलती रही है। परिवार की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम परिवार के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वो जो है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये राजनीति का एक 2 पहलू बन चुके हैं कि एक दूसरे को ये कहना ही कहना है और यही चलना है। खुद पार्टी के नेता भी ये सब कहते रहते हैं और अब इस तरह का बयान आ रहा है तो ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि बहुत प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर भाजपा की ये बात कह रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा जो है ये एक महत्वपूर्ण माना जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए योगेश आपका बेहद शुक्रिया।
वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल ने उधम सिंह नगर में महिलाओं के साथ हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी से घटनाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाओं और हमारी बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस आयोग आदि सभी विंग अपना अपना काम करते हैं। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना हो, राज्य महिला आयोग द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जाता है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल पीड़िता एवं उनके परिजनों को राहत देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए जाते हैं। उन्होंने मदरसे में मौलवी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ किए गए कुकृत्य की निंदा करते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब मदरसे जैसी जगहों पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम सबको जागरूक होना होगा कि अपने बच्चों के भविष्य को एक सुरक्षित माहौल दे सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने एसएसपी को जनपद के मदरसों और जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन कराने के लिए कहा है ताकि ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में ना घुस पाए। ये चीजें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व वो किसी भी समाज के हों वो सहन करने लायक नहीं। उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए खुद आयोग आगे आके बढ़ चढ़ता है इसमें कि जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जो भी जितनी भी धाराएं उन पे उन धाराओं को लगाना कि उनकी हिम्मत उसे देख के दूसरे लोग भी सबक लें कि अगर हम गलत करेंगे या किसी बच्ची के साथ हम गलत निगाह से देखेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून से आज तक कोई बचा नहीं है। देर सवेर वो कानून के घेरे में आया है और उसे निश्चित ही कठोर से कठोर सजा उन्हें मिली है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत गायब हो गया है। अब यहाँ महज काला पहाड़ नजर आ रहा है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले दिनों प्रवास पर मूल गांव गूंजी गई उर्मिला सुनवाल ने बताया कि वह 16 अगस्त 2024 को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। जब वह फोटो खींचने के लिए नाभिढांग गई तो उन्हें ओम पर्वत पर बर्फ नजर ही नहीं आया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभिढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने राजपुर रोड स्थित एलोरा मेल्टिंग मोमेंटस में सबसे बड़े फूड टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह फूड टूर प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर्स गौरव वासन के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एलोरा मेल्टिंग मोमेंटमस के साथ मिलकर पूरा करेंगे। इस फूड टूर में शामिल प्रतिभागी 60 दिन में 50 शहरों में 11,000 किलोमीटर का सफर करेंगे और वहां के प्रसिद्ध व्यंजनों का प्रचार प्रसार करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एलोरा मेल्टिंग मोमेंटमस के संस्थापक वीरेंद्र गुलाटी, मुदित गुलाटी, ड्रोना गुलाटी और फूड ब्लॉगर्स गौरव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। फूड टूर, जिसे पाककला टूर के नाम से भी जाना जाता है, एक निर्देशित टूर होता है जो आपको अपनी खाद्य संस्कृति के माध्यम से उनके इतिहास और परंपराओं से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया जाता है। फूड टूर में इतिहास, संदर्भ और स्वाद का मिश्रण शामिल होता है। खाने के बीच में गाइड स्थानीय परंपराओं, दर्शनीय स्थलों आदि के बारे में जानकारी साझा करता है। जनपद पौड़ी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा समूह के माध्यम से जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पहले देखा जाता था कि पहाड़ी काश्तकार मत्स्य पालन के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि 50 से 60% सब्सिडी के बावजूद 40% का योगदान उन्हें स्वयं वहन करना पड़ता था, जिसके लिए वे बैंकों या अलग माध्यमों से ऋण लिया करते थे। लेकिन यह प्रक्रिया जटिल होने के कारण कई काश्तकार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब एनसीडीसी के माध्यम से
11 लोगों के समूह को मत्स्य पालन से जोड़ने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें 60% सब्सिडी के बाद बाकी का अनुदान पीडीपी परियोजना के माध्यम से सीधे समूह के खाते में दिया जाएगा, जिसको 8 साल में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तर्ज पे मछली पालन विभाग में भी जो योजनाएं राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर या केंद्र सेक्टर से संचालित हैं, उसमें हम लोग सामान्य को 50% और अनुजाति और हमारे अनुसूचित जनजाति और महिला संवर्ग को हम 60% का अनुदान दे रहे हैं। जो शेष 40% या 50% की राशि रह जा रही है, या तो काश्तकार स्वयं वहन कर रहा है या तो उसके लिए उसको बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। सरकार ने काश्तकार को अपनी जो शेयर है उसको सहायता देने के लिए एनसीडीसी योजना को संचालित किया गया है। एनसीडीसी के माध्यम से कोई भी 11 लोग एक गांव में अपना समूह बना सकते हैं। समूह गठन के बाद उसमें कुछ बाध्यता है कि 4 महिलाओं का रहना आवश्यक है, 1 अनुजाति का व्यक्ति रहेगा और शेष उसमें पुरुष रह सकते हैं। और वो जब समूह का गठन सहकारिता विभाग से हो जाएगा तो उसका एक बीडीपी प्लान बना के हम अपने एनसीडीसी प्रकोष्ठ देहरादून को भेजते हैं और बहुत ही आसानी से उनका जो अपना शेयर है जो वो खुद उस परियोजना को लगाने के लिए करेंगे, वो राशि उनके खाते में हमारे माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिसको कि 8 साल में छोटी छोटी किस्तों के माध्यम से उसको वापस कर। बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह सभा मंडप में रावल अमरनाथ नंबूदरी द्वारा भगवान बद्री विशाल, श्री नारद जी, उद्धव जी सहित सभी सभा मंडप में मौजूद देवताओं श्री कुबेर जी, नारद जी, नर नारायण जी का विशेष श्रृंगार किया गया। रात तकरीबन 10:45 से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व की शुरुआत की गई तथा मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे भक्तों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्लासल्ट क्षेत्र ग्राम पंचायत तड़म, बोरडा, संडा, सिमल, गेरी, घजीरा, काठ की नाव आदि क्षेत्रों में बाघ आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बाघ कई मवेशियों पर हमला कर चुका है। बाघ दिन दहाड़े कहीं भी दिखाई दे रहा है, जिससे कि स्कूली बच्चों का स्कूल जाना दोपहर हो गया है। साथ ही मवेशियों के चारा, लकड़ी वगैरह लाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत तड़म में बाघ का आतंक बना हुआ है। उन्होंने कहा, बाघ दिन में भी दिखाई दे रहा है। बाघ करीब 14 से 15 मवेशियों को अभी तक निवाला बना चुका है। बाघ के हमले से बीते दिनों एक महिला भी बाल बाल बच गई। तड़म में इस समय बाघ का बहुत बड़ा आतंक चल रहा है। बाघ आए दिन दहाड़े गांव में दिख रहा है। कम से कम 15-20 दिन के अंदर 14-15 मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है, जिसमें बैल, गाय, बकरी, कुत्ते आदि चीज़ें हैं। और एक बार तो एक महिला पे झपट्टा मारने से महिला बाल बाल बची है। और वन विभाग को शिकायत देने पे वन विभाग गांव में आ रहा है और उस जानवर की फोटो खींच के ले जा रहा है और बाकी वहीं तक ही सीमित है, बाकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। चंपावत जिले में मैक्स वाहन बिरगुल के पास अनियंत्रित होकर लगभग 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। वाहन में बच्चों सहित 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सभी लोग भिंगराड़ा मेला देखकर वापस अपने घर चोड़ा ख्याली को जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला और 108 डायल कर और निजी वाहन के जरिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेज दिया। इसमें अभी हमारे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सब स्थिति सामान्य है। और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बताएंगे।
जी, जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि बिरकुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है। तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है। दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जाएगी कि दुर्घटना कैसे हुई है, किस कारण से वाहन पलटा है और किस कारण से इसमें दुर्घटना की है। कि इसमें कोई चालक की लापरवाही हो तो उसके खिलाफ। रुड़की में एक युवक की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। जहां कल मोनू नाम के युवक की मौत पर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी में सिविल अस्पताल में धरना दिया था, वहीं आज बीजेपी के नेताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोनू की पुलिस ने हत्या नहीं की, बल्कि वह गोमांस तस्कर था और पुलिस से बचने के चक्कर में वो तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ऐसे लोगों को गोलियों से छलनी कर देना चाहिए जो गाय माता का वध करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पिता पर भी गोमांस के कई मुकदमे दर्ज हैं। भारी बारिश के कारण पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पहाड़ी से बड़े बोल्डर आने के कारण बीती 1 हफ्ते से यह बंद चल रहा है। कई गांवों का तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया है और पूरी तरह से आवाजाही भी ठप पड़ी है। ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि पोखरी ब्लॉक की लाइफलाइन कही जाने वाली ये मोटर मार्ग बद्रीनाथ विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के घर की सड़क भी यहीं से निकलती है, लेकिन कई दिन बाद भी आज तक सड़क नहीं खुल पाई है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।